नैब के मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए छापे। नैब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर कार्रवाइयां कर रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इल्जाम। अमेरिका में फसादात जारी, अमेरिकी सदर की फौज बुलाने की धमकी। क्या अमेरिका की ताकत का सूरज गुरूब होने को है? पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल से, एंकर पर्सन इमरान खान से, दिफाई तज्जियाकार शहजाद चौधरी से और अमरीकी सदर के मुशीर साजिद तारड़ से। वेलकम टू द शो। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, क्योंकि वहां जो हो रहा है उसकी रिपरकशंस काफी दूर दूर तक महसूस हो रहे हैं। 7 रोज कबल अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में एक ग्रोसरी स्टोर से पुलिस को फोन आया कि एक स्याह आम शख्स ने $20 का जाली नोट दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्याह फार्म जो शख्स थे जॉर्ज फ्लॉयड, उनको गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी में डालने की कोशिश की। इस दौरान जॉर्ज फ्लॉयड जमीन पर गिर पड़े और पुलिस ऑफिसर ने उनकी गर्दन पर घुटना रखकर दबाया। जॉर्ज फ्लॉयड कहते रहे कि उनकी गर्दन से घुटना हटाया जाए, वो सांस नहीं ले सक रहे, सफोकेट हो रहे हैं, बार बार कहते रहे कि मुझे मत मारो, लेकिन सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने गर्दन से घुटना नहीं हटाया। वो अकेले नहीं थे, साथ में और पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। ये फुटेज आप लोगों में से अक्सर ने देखी होगी कि वहां पे कुछ लोग भी इकट्ठे हुए, वो भी कहते रहे पुलिस ऑफिसर्स को कि आप देखें ये बंदा जिंदा है या नहीं है। और जॉर्ज फ्लॉयड सांस ना आने की वजह से हुआ ये कि उसके बाद फिर मर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को 8 मिनट 46 सेकंड तक घुटने से दबाए रखा, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह उनकी मौत का नतीजा बनी। इस मौत ने एक बार फिर अमेरिका में नस्ली इम्तियाज की खलीज को वाजे कर दिया है। किया भी किस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके ऊपर पहले ही इस बात का कई दफा इल्जाम लगता है। यह भी कहा जा रहा है कि किस तरह सफेद फार्म अमेरिका स्याह फार्म अफराद के साथ नफरत का सलूक शायद करता है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने अमेरिकी स्याह फार्म शहरियों के जब्त का पैमाना लबरेज कर दिया। उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। पूरे अमेरिका में ये नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज ही एहतजाज है। 7 दिन से दुनिया की सुपर पावर के शहरों में वॉशिंगटन से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक फसादात हो रहे हैं। कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, इमारतों को आग लगाई जा रही है, मगर हालात अभी तक लग ये रहा है, परसेप्शन ये अमेरिकी हुकूमत के काबू में नहीं है। अमेरिका में हालात क्या हैं? आलमी मीडिया इन फसादात के बारे में क्या कह रहा है? लेट्स हैव अ लुक। सिर्फ 5 माह बाद 3 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन होने हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले ही कोरोना के खिलाफ नाकाफी इकदाम करने पर 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी शहरियों की कोरोना से मौत और करोड़ों अमेरिकी शहरियों के बेरोजगार होने की वजह से सियासी मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे थे, अब इन फसादात ने उनके दोबारा इलेक्शन जीतने के बारे में भी सवालात पैदा कर दिए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर क्या कहा? लेट्स वॉच हिम। साजिद तारड़ साहब, मिशरी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तारड़ साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया और इसको रोकने का क्या तरीका नजर आ रहा है आपको? क्या फौज ही बुलानी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपने काफी चीजों का जवाब खुद ही दे दिया है। आपने जो लूटिंग दिखाई है कि जिस तरीके से ये लूट रहे हैं, ये एहतजाज नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि ये बराक ओबामा पीरियड में जो बीज बोए गए थे नफरतों के, जो ब्लैक एंड व्हाइट बेसिस पे कंट्री को डिवाइड किया गया था, वो आज हम फसल काट रहे हैं उसकी। अब मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊंगा कि वहां क्या हुआ ओबामा पीरियड में। फर्गुसन में आपको याद होगा कि वहां फर्गुसन चलता रहा, शार्लेट, और फिर बाल्टीमोर चला उसके बाद। और एंटी पुलिस उनकी पॉलिसी थी, एंटी पुलिसिंग, और उनकी पॉलिसी थी कि लॉलेस बिहेवियर और अंटीफा, जो कि अब प्रेसिडेंट किसी वक्त भी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे, उसको प्रमोट करते रहे ओबामा पीरियड। अगर किसी को मेरी इस चीज से एग्री ना कर रहा हो तो उनकी अपॉइंटमेंट्स अपने पीरियड में 8 साल की गूगल करके देखे, वो सारी रेशनल बेसिस पे थी। अब उसी चीज पे जब कंट्री को डिवाइड किया गया ब्लैक एंड व्हाइट बेसिस पे, नफरतें फैलाई गई, तो फिर उसका रिजल्ट आज। और दूसरा थोड़ा सा मैं एक क्विक क्वेश्चन साजिद साहब, क्विक क्वेश्चन। ऑब्वियसली यू नो द पॉलिटिक्स बेटर देयर, लेकिन क्या हम बहुत अपनी मेमोरी छोटी नहीं कर लेंगे अगर हम कहेंगे कि ये सिर्फ बराक ओबामा के जमाने से हुआ है? ब्लैक एंड व्हाइट रेशियल टेंशन देखिए 400 साल काफी अरसे से है, और इस खत्ते में है, अमेरिका में है, दीगर जगहों पे भी है। नहीं
नहीं, उसमें मेरा मेरा पॉइंट ये है, 400 साल पहले यहाँ पे स्लेवरी थी। अब वो आप उसको कितना अरसा साथ लेके चलते रहेंगे? पाकिस्तान ब्रिटिश कॉलोनी थी, आप कितना अरसा उसका ब्रिटिश का रोना रोते रहेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। गाड़ी आपने फ्रंट से देख के चलानी होती है, पिछले शीशे से देख के नहीं चलाई जाती। हमने वो हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब मैं छोटी सी चीज बताता हूं आपको कि यहाँ पे अमेरिका में क्या हो रहा है इस वक्त। ये एक डेमोक्रेट पार्टी जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, और उनको अपने इलेक्शन में हार नजर आ रही है सामने, वो इस चीज को एक पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पहले कोरोना पे सियासत खेली, अब वो इस चीज पे भी सियासत खेल रहे हैं। इसका हल मैं आज बता देता हूं। कल प्रेसिडेंट साहब ने इसका हल निकाल दिया है। आज 20,000 फौज नेशनल गार्ड मुख्तलिफ शहरों में अपॉइंट कर दी गई है, और ये 2 दिन में सारा कुछ ठीक हो जाना। और तीसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, बड़े शहरों में जिस तरह न्यूयॉर्क है, वहां के मेयर और वहां के गवर्नर सारे डेमोक्रेट हैं। वो ये समझते हैं कि जितनी ज्यादा वायलेंस फैलेगी, जितने लोग ज्यादा लूटेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट जाएगा। वो इन चीजों को प्रमोट करते हैं, एंटी पुलिसिंग। अब मुझे ये बताएं, मिनेसोटा में किसी की मिजाल थी थाने को जाके आग लगाए? अमेरिका में कई थाने जलाए गए हैं सिर्फ इस वजह से कि पुलिस को हुक्म दिया गया था कि आप थाने छोड़ के भाग जाए ताकि लोग जलाएं इसको, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को गंदा किया जा सके, पॉलिटिकल माइलेज गेन की जा सके। ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये गंदा प्रोसेस है। हम एक रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, रॉन्ग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि मैंडेट जिस तरीके से मोदी साहब ने अपना इलेक्शन जीतने के लिए जंग छेड़ दी थी, अटैक कर दिया था, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी ये जो डेमोक्रेट लेफ्ट विंग एजेंडा, जो सोशलिस्ट एजेंडा, अंतीफा एजेंडा है, वो ये समझता है कि अगर हमारे पास मैंडेट नहीं है तो शायद हम इसे इलेक्शन जीत सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बैलेट पे सिर्फ एक चीज होगी कि प्री कोरोना इकोनॉमी क्या थी, और आफ्टर कोरोना इकोनॉमी, और इकोनॉमी को सही चला कौन सकता है, Right. और उसमें ये बैलेट पे होगा। राइट, इफ यू अलाउ मी, इम्तियाज गुल साहब सीनियर तजज़ियाकार भी हमें ज्वाइन करें। इम्तियाज गुल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माजी में भी अमेरिका में सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों स्याह फार्म शहरियों की हलाकत होती रही है। ये इशू तो यूरोप में भी उठाया गया, वहां पे भी इंक्वायरीज होती रही। एंड अगेन कंसिडरिंग के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे रेसिज्म के हवाले से बड़े सेंसिटिव चार्जेस लगते रहे हैं, सो डू यू थिंक ये सिर्फ डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन है या कोई और मामला है? इम्तियाज गुल साहब। अच्छा, आपने मुझसे पूछा, सॉरी, मैं समझा जी, इम्तियाज आप आवाज़ दरमियान में कट गई थी। आप काइंडली सवाल दोहरा दीजिए, क्योंकि दरमियान में आवाज़ कट गई थी। जी इम्तियाज गुल साहब, ये जो रेशियल टेंशन है, ये वाकयात तो बहुत दफा होते रहे हैं अमेरिका में। इस हवाले से माजी में भी टेंशन देखी है। इस वक्त जो पॉलिटिकल एलिमेंट की बात कर रहे हैं साजिद तारर साहब, कि इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट शामिल हो गया, आप इससे एग्री करते हैं? जी, किसी हद तक हो सकता है, लेकिन साजिद तारर साहब चूँकि एक मखसूस दूसरी साइड ऑफ द फेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं उनकी थोड़ी सी बात मैंने सुनी, जो उन्होंने कहा कि इन बड़े शहरों में पुलिस को कह दिया गया था कि आप पुलिस स्टेशन छोड़ के चले जाएं ताकि लोग उन पे हमला कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादती कर गए साजिद साहब, इसलिए कि कोई भी इलाके का पुलिस चीफ या गवर्नर ख़ास तौर पे उस रियासत का ये नहीं चाहेगा कि थानों पे हमले किए जाएं, उनको नजर आतिश किया जाए और इस तरह केओस फैले, क्योंकि अमेरिका में बुनियादी तौर पे लोग सेंटर पे मरकूज़ नहीं होते हैं, यानी वाशिंगटन में मरकूज़ नहीं, बल्कि अपने इलाके में, अपनी रियासत पे होते हैं। तो मिनेसोटा में या अलाबामा में, मिनियापोलिस में जो कुछ अगर होगा, उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी, या शिकागो में मिसाल के तौर पे अगर कुछ होता है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है या उसका इल्ज़ाम वो सदर ट्रंप को बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि उस रियासत के गवर्नर पे, उस शहर के मेयर पे जाएगा। तो मेरा ख्याल है इतने ज़्यादा कलाबे नहीं मिलाने चाहिए। बाकी ये एक हकीकत अब सामने आ रही है अमेरिका में भी कि सियासत में लोग, सियासतदान जो हैं वो हर चीज़ को जायज़ समझते हैं और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ज़ाहिर है अगर जब सियासी मकासद के लिए कोई मसला इस्तेमाल होता है, उसमें फिर वो तफरीक नहीं रहती कि इसका उस माशरे की हैत पे, उस माशरे में बसने वाले अफराद पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और ज़ाहिर है अमेरिका में जिसको ब्लैक अमेरिकन कहा जाता है या अफ्रीकन अमेरिकन अब कहा जाता है, ब्लैक कहते भी नहीं हैं, उनकी कोरोना में
की वजह से उनकी हलाकतें ज़्यादा हुई, अब ये हंगामे उन्हीं की वजह से शुरू हुए, तो उसमें लामहला उनकी इन्वॉल्वमेंट जो थी, जो हंगामे वगैरह हुए, फसादात हुए, वो भी ज़्यादा थी, और उसी के नतीजे में उन्हीं पे अब सारा फोकस आ गया। और इत्तेफाक है कि कई रियासतों में जहाँ पे इस वक्त गड़बड़ हो रही है वो डेमोक्रेट्स की हुकूमत है। तो अब ये कहना कि डेमोक्रेट्स अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में गड़बड़ फैला रहे हैं ताकि सदर ट्रंप बदनाम हो, ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। राइट इसकी बहुत सारे और भी मामला हैं। और जो गड़बड़ जहाँ तक है, इमरान खान साहब, आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन इन। मेसी स्टोर जो लैंडमार्क है न्यूयॉर्क में, दैट वाज ब्रोकन इनटू, और हमने बहुत सारे मुजाहरे लूटिंग के यकीनन देखे हैं। शिकागो में 2 लोग मारे गए अनक्लियर सर्कमस्टेंसेस में। चीफ ऑफ पुलिस इन केंटकी, उनको हटा दिया गया क्योंकि ऑफिसर की मैन हैंडलिंग थी टुवर्ड्स द पब्लिक। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जो उनकी तरफ से प्रेस है उनको मैन हैंडल किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। सो मामलात किस तरह से नजर आ रहे हैं इमरान आपको? और अगर इनको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, एनआरकी के जो मामलात होते हैं, सो स्टेट ऑर्डर कहाँ नजर आ रहा है आपको? देखें, वक्त जो है ना वो बड़ा लंबा अरसा परवरिश करता है, हादसा एकदम नहीं होता। इसको आप किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं डाल सकते, इसको आपने रियासती माइंडसेट के ऊपर डालना है। आप ये नहीं कह सकते कि एक पॉलिटिकल पार्टी इससे पहले थी वो ये कह के चली गई है, हम आए तो हम ये नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपके दौर में ये हुआ है। और रियासत का रवैया इन लोगों के साथ इस इंसिडेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्लास मॉनिटर वाला रवैया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के आप ट्वीट पढ़ रहे हैं, वो तो ट्विटर ने भी उसके ऊपर एतराज किया है। आप निकाल के देखें कि उन्होंने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता अमेरिका की, लेकिन अमेरिका के अंदर तबकाती निज़ाम बहुत 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 अरसे से वाज़ेह होता चला जा रहा है। जो वहां पे एफ्रो अमेरिकन के साथ जो हो रहा है, आप सिर्फ वीडियोस निकाल के देखें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनके ऊपर पुलिस वाले कुत्ते छोड़ देते हैं, उनको करंट वाले डंडों से मारते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, वो निहत्ते हो उनको गोली मार देते हैं। ये अमेरिकन आबादी का 13% है, एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 13% है। लेकिन जब ये कत्ल किए जाते हैं पुलिस के हाथों, तो इनकी परसेंटेज उससे दुगनी है। यानी व्हाइट लोगों को मारने से पहले अमेरिकन जो है, वो अमेरिकन पुलिस प्रिकॉशन और वो एहतियात करती है, पूछ लेती है, देख लेती है, चीजों को चेक करती है। काले को मारने से पहले वो सोचते ही नहीं, वो एकदम मार देते हैं। अब ये उनके लिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ट्रॉफी वाला माइंडसेट है। जैसे शिकारी के लिए एक ट्रॉफी होती है ना कि मैंने ट्रॉफी हंट की है, तो ये काले के साथ अमेरिकन पुलिस का जो रवैया है वो ट्रॉफी वाला है। आप मुझे बताएं कि किसी की गर्दन के ऊपर घुटना रख के कोई आदमी 9.25 मिनट तक बैठ सकता है दबाव डाल के? और जब वो आदमी नीचे बेसुध पड़ा हुआ है, 3रे मिनट में उसकी मौत हो गई थी, और 5वें मिनट में और 6ठे मिनट में जाके उसको चेक किया, दूसरे पुलिस वालों ने उसकी दाईं कलाई उठाई और उठा के देखा उसकी नब्ज नहीं चल रही। उसके बावजूद वो आदमी 2.5 मिनट तक उसके ऊपर बैठा रहा। तो वो आदमी नहीं बैठा हुआ था, वो एक माइंड सेट उसके ऊपर बैठा हुआ था। बराक ओबामा ने कहा मैं अंदर से टूट गया हूं, मैं रो रहा हूं वीडियो देख के। लेकिन इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे जुमले बोल सकते हैं, लेकिन उनकी रियासत ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है ना। और अमेरिकन रियासत अंदर से खोखली होती चली जा रही है। वहां पे आप बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, मेरे जो दोस्त अमेरिका में रहते हैं वो बताते हैं कि हम मखसूस टाइम के अलावा ट्रेवल नहीं कर सकते। पुलिस को काम करें तो कॉल करें तो बहुत देर तक पुलिस भी नहीं आती। और कई एरिया तो वो ऐसे बताते हैं जहाँ पे पुलिस अगर थाने के अंदर मौजूद है तो वो रात को बाहर भी नहीं निकलते, वो थाने के अंदर ही रहते हैं। तो ये सिचुएशन अमेरिका के कई इलाकों के अंदर है, उनकी पूरी तरह से रेट पूरे यूएसए के अंदर नहीं है, इस बात को आप मानिए। फिर पुलिस ब्रूटल किलिंग करती है। 2019 में सिर्फ 27 दिन ऐसे हैं जिसमें अमेरिकन पुलिस ने कोई बंदा नहीं मारा। सिर्फ 27 दिन ऐसे हैं 2019 में जिसमें अमेरिकन पुलिस ने बंदा नहीं मारा। 1100 बंदा, 1099 बंदा इन्होंने मारा है सिर्फ 2019 के अंदर अमेरिका की पुलिस ने, और उनमें बेशतर केसों में इंक्वायरी चल रही हैं। और मजे की बात यह है, बल्कि अफसोस की बात आप कहें इसको, कि 90% जो है वो तो पुलिस वाले बच जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अमेरिकन मुआशरा अंदर से खोखला होता जा रहा है। अमेरिकन को ये तस्लीम करना पड़ेगा, इसलिए कि हर 5 में से एक औरत वहां पे रेप हो जाती है, हर 71 में से एक आदमी वहां पे रेप हो जाता है, और 97% रेपिस्ट जो है वो आजाद हो जाते हैं। तो ये अब उनका मुकाबला, देखिए इससे पहले अमेरिका को ना बाहर कोई ऐसा मुकाबले की कोई मुल्क उनके सामने खड़ा ही नहीं हो रहा था। रशिया को उन्होंने बहुत पहले पाकिस्तान की मदद से और बाकी मुल्कों की मदद से तबाह कर दिया।
अब उन्होंने ये देखना है कि चाइना एक जाइंट के तौर पे आके सामने खड़ा हो गया है। राइट। चाइना के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, Right. उनकी रेट ऑफ द गवर्नमेंट कैसी है, ठीक। उनका कंट्रोल कैसा है और अमेरिका का कैसा है, तो जमीन आसमान का फर्क है। Yes. और ये चीजें फर्क डालती हैं। एंड अगेन वो एक जो ऑरा है वो लग रहा है कि टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये भी सवाल है कि क्या जो इतने अरसे से हम अंडरटोन ऑफ रेसिज्म सुन रहे थे, बार बार इल्जाम लगता था द प्रेजेंट लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट्स, क्या उसका भी गुस्सा हमें नजर आ रहा है? क्योंकि यकीनन लूटिंग तो हमें नजर आ रही है इन राइट्स में। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मियां शहबाज शरीफ एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हैं। नैब उनकी तलाश में है। आमदनी से ज़ायद सासजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात के लिए आज उन्हें तलब किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए, जिस पर आज नैब एहलकारान की एक टीम उनकी रहायशगाह पर पहुंची, लेकिन मियां शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जो तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब, उनका कहना है कि मियां शहबाज शरीफ के घर के बाहर सर्कस लगी हुई नजर आ रही है और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हुक्म पर नैब कार्रवाई कर रहा है। सीनियर एंकर तज्जिया का इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इंटरेस्टिंगली वो भी वहीं पर मौजूद थे जहां अकॉर्डिंग टू मरियम औरंगजेब ये सर्कस लगी हुई थी। सो इमरान खान साहब जरा बताएं क्या हो रहा था वहां पर? लेकिन नैब ने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया था पहले भी, और जो आखिरी पेशी थी वो हमने रिपोर्ट कर दी थी। ठीक। आखिरी पेशी में शहबाज शरीफ साहब के सामने 5-6 बड़ी मुश्किल चीजें नैब ने रखी थी कि इनका जवाब आप दें। तो शहबाज शरीफ साहब वहां से प्रॉमिस करके निकले थे कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं जाऊंगा, जाके रिकॉर्ड को देखूंगा, रिकॉर्ड लेकर आऊंगा और लाकर आपके सामने रखूंगा, आपको पता चल जाएगा कि हम बेगुनाह हैं। तो नैब ने कहा था बिल्कुल ठीक है, हम आपको मौका दे देते हैं, आप इसका रिकॉर्ड ले आए। ये रिकॉर्ड लेने गए हुए हैं उस दिन से, और इन्होंने जब आकर अपने बुकला से बात की तो बुकला ने कहा जी ये केस जीतने वाला नहीं है, इसमें आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आप अवॉइड करें जितना ज्यादा हो सकता है सिचुएशन से। तो अगर कुछ मैनेज हो सकता है या कोई डील वील हो सकती है या कोई ऐसा कोई तरीका हो सकता है तो वो कर लें, वरना ये केस जीतने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इसके सबूत अब बड़े सीधे सीधे हो गए ना। एक जाली कंपनी है, वो शहबाज शरीफ साहब के जाती मुलाजिम के नाम पे बनी हुई है और वो रजिस्टर्ड है, बाकायदा SCCP के अंदर रिकॉर्ड है कि वो मुलाजिम शहबाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब के मुलाजिम की जाली कंपनी के अंदर करोड़ों रुपया जा रहा है। जो लोग वो पैसा डाल रहे हैं उनको नैब ने बुला लिया सबको। उन सब लोगों ने नैब को बताया जी कि हमें शहबाज शरीफ नामी आदमी ने कहा था कि ये पैसा इस जाली कंपनी के नाम के चेक बना के दे दो। ठीक। तो हमने ये चेक बना के शहबाज शरीफ साहब को दे दिए थे। उन्होंने अपने बंदों को दिए और वो बंदे ले जाके उन्होंने जाली कंपनी के अंदर पैसे जमा करवा दिए। अब वो जो पैसे जाली कंपनी में जमा हुए वो जिस दिन को उस कंपनी से निकले वो सीधे शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में आए। अब ये पूरा डाटा, एक एक लफ्ज उनके पास, एक एक सबूत, एक एक कागज पुर्जा उनके पास मौजूद है नैब के पास। इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं लेकर आऊंगा, आपको मुतमईन करूंगा। वो जवाब लेने गए हैं, पिछले 1.5 महीने से वापस नहीं आ रहे। अब नैब वाले उनको बार बार बुलाते हैं, वो आते नहीं है। आज उन्होंने ये किया कि मैं अब एक जमानत लेने की उन्होंने कोशिश की, जमानत उनको मिली नहीं, कल का उनके पास टाइम है। तो नैब को ये लगा कि अगर इस पेशी पे वो नहीं आते तो उनको अरेस्ट कर देना चाहिए, और मेरे ख्याल में नैब उनको ठीक अरेस्ट करने आया था, क्योंकि वो पेश ही नहीं हो रहे, कानून के आगे सरेंडर नहीं कर रहे अपने आप को, आके सवाल का जवाब नहीं दे रहे जिसका वादा करके वो गए हुए हैं। तो नैब उनको ढूंढ रहा था, आज उनको पकड़ने उनके घर चला गया। अब घर में जो हुआ अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि घर के अंदर क्या हुआ। जरूर बताएं क्या हुआ। घर के अंदर ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब के घर में अगर कभी आप गई हैं, मैं तो गया हूँ। अच्छा, जब ये तामीर हो रहा था मैंने इसको तब भी देखा था। ये बड़ा भूल भुलैयों वाला घर है, इसके नीचे भी रास्ता है, इसके ऊपर भी है, इसके दाएं बाएं से भी अंदर रास्ते जाते हैं। ये बड़ा भूल भुलैयों टाइप का घर है और इसकी समझ नहीं आती है आम आदमी को। पहले नैब वाले जब गए तो उन्होंने इसको गैराज में रोक लिया। नैब वालों ये पहले काफी देर अपनी गाड़ी में रहे, उसके बाद नैब वालों को उन्होंने अलाउ किया कि जी आप आ जाएं, और बिल्कुल गैराज के साथ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जो शहबाज शरीफ साहब के बाहर वाले ड्राइंग रूम के साथ है। वो जो छोटा सा कमरा है, वेटिंग रूम उसको कहते हैं। इन्होंने नैब वालों को वहां पे बिठा दिया और उसके बाद उनको कहा जी इससे आगे हम आपको नहीं जाने देंगे, घर में हमारी जनानियां हैं, खवातीन है। ठीक। तो नैब वालों ने कहा जी कोई बात नहीं, हमारे पास भी खवातीन है। तो 3 लेडी कांस्टेबल्स इनके पास थी वहां पे। तो उन्होंने कहा जी ये लेडी कांस्टेबल्स आप हमारे साथ भेज दें, ये घर का चक्कर हम इनको लगवा देते हैं, ये ढूंढ लें शहबाज शरीफ को। ठीक है। एक तरफ से वो लेकर गए हैं लेडी कांस्टेबल को और उनको दिखाते रहे जी ये कमरा देख लो, फिर अगले कमरे में ले गए, ये कमरा देख लो, फिर अगले कमरे में ले गए, ये कमरा देख लो। राइट। पूरे घर का एक चक्कर लगवा के उनको वापस ला के नैब वालों के सामने बिठा दिया कि जी देख लें, पूछ लें इनसे, शहबाज शरीफ साहब नहीं मिले।
अब अगर उस घर में शहबाज शरीफ साहब थे और वो नहीं मिलना चाह रहे थे ना, तो किसी का बाप भी नहीं ढूंढ सकता। वो घर इस किस्म का बना हुआ है। ठीक। दूसरा, नैब वालों को ये भी एक शक हुआ कि शायद वो रायबंड चले गए, तो वहां से निकल के फिर नैब वालों ने एक टीम फौरन रायबंड भी भेजी है। सही। असल में तमाशा लगेगा कल सुबह जब हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब दाखिल होने की कोशिश करेंगे और नैब और पुलिस चारों तरफ खड़ी होगी कि हम इस बंदे को अब जज के सामने पेश होने से पहले गिरफ्तार करेंगे। ये है सिचुएशन अब सुबह के। सो बट एनी आइडिया कि थे कहाँ शहबाज शरीफ या हैं कहाँ इस वक्त? एनी आइडिया? देखें, जहाँ भी थे बुरी बात यह है कि उनको लोग शेर कहते हैं, बब्बर शेर। छुपा हुआ नहीं होना चाहिए था, शहबाज शरीफ को फेस करना चाहिए था। जबकि वादा कोई बहादुरी नहीं, जबकि वादा भी कर दिया। और बाएं जो कारकुन थे उनकी तादाद 27 थी टोटल, मैं गिन के आया। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड थैंक यू कि आप हमसे ये शेयर भी किया। इम्तियाज गुल साहब, इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहाँ पर है? देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इल्ज़ाम तो लग रहा है किसी हद तक शुरू में हुई भी है, लेकिन जैसे इमरान बता रहे थे, ये तो बल्कि काफ़ी इंसाइक्लोपीडिया हैं इन मामलात में, इनके पास काफ़ी अच्छी मुस्तनद मालूमात हैं। जब हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं तो उसमें कोशिश सियासतदान की यही होती है कि वो कवर लेके मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो रवैया इन लोगों ने इख्तियार किया हुआ है वो इनके बड़े भाई माशाल्लाह बड़े सेहतमंद हैं, लंदन में हैं इस वक्त, अपने घराने के साथ बग़ैर मास्क के घूम भी रहे हैं, ये भी ठीक है, आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं। लेकिन जब इनके असासों की बात होती है, केस की बात होती है, उस वक्त ये घर में नहीं पाए जाते हैं। बुनियादी तौर पे नैब का या हमारे पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त सामना वो एक माइंडसेट से है, एक जहनीत से है, और वो जहनीत है हुक्मरानों की, हुक्मरान घराने की। आपको मालूम होगा कि मरीम नवाज साहिबा भी जब एक मरतबा पहली मरतबा एहतसाब अदालत में पेशी के बाद बाहर आईं तो उन्होंने बड़े बबांगे दोहल कहा था कि हम हुक्मरान घराने का, हमारे हुक्मरान घराने का कई मरतबा एहतसाब हो चुका है। सो असल में ये माइंडसेट है जिसकी वजह से ये कानून को डॉज कर रहे हैं और इसी कानून को ये अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी करते रहें। लेकिन अब जैसे इमरान ने बताया कि कुछ बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब हमजा शहबाज को देने हैं, शहबाज शरीफ साहब को देने हैं, तो अच्छा होता कि 3 मरतबा वज़ीर आला रहने वाले, हुक्मरान घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उसी बावकार अंदाज में कानून का और अदालत का सामना करते और सबूतों सवालात का जवाब दे देते, तो दुनिया भर में वाकई उनको फिर शेर माना जाता। इस वक्त तो शेर का इनका जो मेटाफर इस्तेमाल हो रहा है, जो तशबीह या इस्तिआरा इस्तेमाल हो रहा है, वो कम अज़ कम इन पे लागू नहीं होता, भले जितना मर्जी शोर मचाते रहें कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राइट, हमें रैप अप करना है बट इमरान